गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी की क्लास पढ़ाने चल रहे हैं, जो प्रत्येक दिन शाम को आप लोगों की क्लास चलती है। पॉलिटी की फाउंडेशन बैच को हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री में और एकदम क्रम वाइज से आप लोगों को जो है उपलब्ध करा रहे हैं। तो जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो पॉलिटी के पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। हम भाग 3 तक पढ़ा दिए हैं, भाग 3 हमारा समाप्त हो गया है। भाग 3 समाप्त करने में हम कई दिन लगा दिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि कम ही बताएं लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आपको एक ही अनुच्छेद पढ़ाया जाए लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आपको वीडियो को देखने में भी परेशानी नहीं होगी और जो है समझने में भी आसानी रहती है। एक दिन में हम पूरा बता दें या 10-10 अनुच्छेद बता दें, मतलब क्या निकलेगा जब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जितने छोटे बड़े भाई हैं हमारे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4। हम भाग 3 को ज़रा भी नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि भाग 1 से लेकर भाग 3 तक हम आप लोगों को जो है रिवीजन क्लास लेंगे। देखते हैं किसी दिन खाली रहेगा, जिस दिन उस दिन हम आप लोगों को भाग 1 से लेकर भाग 3 तक जो है रिवीजन क्लास ले लेंगे। बाकी जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं और अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, सभी लोग जाकर पीछे की क्लास को देख लीजिए। हमने हर संभव कोशिश की है बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो उस पर जो है जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन जैसे ही बन के तैयार हो जाते हैं तो हम आप लोगों के बीच जो है रिवीजन क्लास ले लेंगे। तो रिवीजन क्लास में फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा देंगे और बता देंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन कितने प्रकार से, यानी क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चन पूछे जाने का। उससे आप लोगों की आइडिया भी हो जाएगी और आप लोगों की जो है तैयारी दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगी। आप लोग मन लगा कर तैयारी करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4। भाग 4 में हमारा क्या दिया गया है? भाग 4 में दिए गए है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या दिए गए हैं? भाग 4 में दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 हमारा 36 से लेकर 51 तक आता है, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भाग 4 कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है? तो भाग 4 हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आता है। भाग 4 में हमारा क्या दिए गए? भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या दिए गए हैं? राज्य के नीति क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में हमारा क्या दिया गया है? भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको शॉर्टकट में DPSP भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? DPSP। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी किस राज्य की बात कर रहा है? यहाँ हम जिस राज्य में रहते हैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा है। राज्य मतलब वह संस्था जो अपना नियम कानून खुद बनाती है। वह संस्था जो अपना नियम कानून खुद बनाती है उसे क्या कहते हैं? अपने आप में वो एक स्टेट होती है, यानी उसका खुद का नियम होता है, संविधान के अनुरूप ही होता है। यानी कोई ऐसी संस्था है जो खुद आदेश देती है। अब IAS क्या है? IAS अपनी खुद की एक संस्था है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? वह अपनी खुद की एक संस्था है।
सुप्रीम कोर्ट क्या है, वह अपनी खुद की एक संस्था है। रेलवे अपनी खुद की एक संस्था है, तो रेलवे अपने आप में क्या है, स्टेट है। बिजली विभाग अपने आप में क्या है, स्टेट है। बीसीसीआई अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। यानी वह संस्था जो अपना नियम कानून खुद बनाती है, यानी उसका खुद का कोर्ट होता है, उसका खुद का जो है बोर्ड होता है जो वैकेंसी निकालता है, ये सब जो है जिसका खुद का होता है, यानी वह अपना नियम कानून खुद चलाती है, खुद आदेश जारी करती है, वह क्या है, अपने आप में स्टेट है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है, स्टेट हैं। बीसीसीआई हो गया, आरबीआई हो गया, रेलवे हो गया, बिजली विभाग हो गया, कोर्ट हो गया, ये सब क्या है, अपने आप में स्टेट हैं। एक लड़का कह रहा है मम्मी भी तो अपना नियम कानून खुद बनाती है घर पे, मम्मी भी अपने आप में स्टेट है। एक लड़का कह रहा है मम्मी भी अपने आप में स्टेट होती है। नहीं, मम्मी अपने आप में स्टेट नहीं है, घर के लिए है, क्योंकि घर में कैसे रहना है लगभग सारा अधिकार उन्हीं का चलता है। चलिए मजाक की बात छोड़िए, तो इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट में डीपीएसपी कहते हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारा क्या दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें एक ऐसा अधिकार मिलता है, क्योंकि इसमें जो अधिकार मिलता है आप उस पर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार के पास क्षमता है, राज्य सरकार के पास क्षमता है तब तो आपको देगी, यदि राज्य सरकार के पास क्षमता नहीं है तो वह आपको नहीं देगी। आप उसके खिलाफ जो है कहाँ नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में दिए गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। सैंतीस में दिया गया है न्यायालय। 38 में दिया गया है कल्याण। तीनों को हम एक बार में देख लेते हैं। 36 में क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारा कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से। इसको जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे केटी शाह, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा अधिकार है, यानी एक ऐसा चेक है जिसको बैंक चाहे तो बजा कर दे और यदि वह न चाहे तो न दे। यानी उस पर नीति निर्देशक तत्व यह एक ऐसा चेक है, केटी शाह ने कहा है नीति निर्देशक तत्व यह एक ऐसा चेक है जिसको जो है बैंक की मर्जी है, बैंक इसे भजा कर दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो 36 में क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है, 36 में जो है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दिया गया है। और परिभाषा में क्या कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व में जो अधिकार मिलते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व के तहत अब मान के चलिए आपका घर होना चाहिए, आपको घर चाहिए रहने के लिए, फसल बर्बाद हो जा रही उसका मुआवजा चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार देती हैं, यानी आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई आपदा आ गई उसके लिए सहायता राशि मिल जाती है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसको जो है सरकार दे सकती है, लेकिन वह सरकार की स्थिति पर निर्भर करेगा। वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, ये सब जो है सरकार देती है। तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब किस में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। यानी नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि जो लाभवंचित अधिकार हैं, यानी आपकी फसल बर्बाद होती है उसका मुआवजा सरकार दे देती है। कभी कभी जो है कोई आपदा आ जाती है, किसी के घर में जो है बिजली से आग लग जाती है या कोई ऐसी संकट स्थिति आ जाती है, सरकार का ध्यान वहाँ तक जाता है
तो सरकार जो है कुछ राशि जो है मुआवजे के रूप में दे देती है। तो वह जो है किस में है, नीति निर्देशक तत्व में है। यानी नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि जो लाभवंचित चीज़ हैं, आगे हम अनुच्छेद में बताएंगे क्या क्या इसमें है, तो उसको जो है राज्य सरकार यदि वह सक्षम है देने के लिए तभी दे सकती है। राज्य सरकार क्या है, सक्षम है देने के लिए, यानी राज्य सरकार के पास बजट है, पैसा है, तो वह दे सकती है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा जो है गरीबी थी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। यदि इसे जो है मूल अधिकार में डाल दिया जाता तो जिसके पास घर नहीं रहता तो सीधे कहाँ पहुँच जाता, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। क्योंकि मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसको हम पीछे आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो इसीलिए जो है इसे मूल अधिकार में नहीं लाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं नीति निर्देशक तत्व के अधीन, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच जितनी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उसमें यदि सरकार देना चाहती है, सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सरकार जो है राज्य के कल्याण के लिए जो कार्य करना चाहती है, इसमें यदि वह सक्षम है, करती है तो ठीक है, और यदि वह नहीं करती है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 37 में क्या कहा गया है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व के तहत जो जो भी चीज़ें आएंगी, यदि वह सरकार देती है तो बढ़िया बात है, सरकार दे दी तो अच्छी बात है, और यदि सरकार नहीं देती है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व में जो वर्णन किया गया है वह समाज कल्याण के लिए किया गया है। किसके लिए, न तो सरकार के लिए किया गया है, न किसी के लिए, जो है समाज कल्याण के लिए किया गया है। अब समाज कल्याण राज्य सरकार चाहती है तो करेगी, और चाहेगी भी काहे, उसको एक बार में समाज कल्याण ही कर देगी तो अगला चुनाव कैसे लड़ेगी, बड़े बड़े वादे कैसे होंगे। तो क्या कहता है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा कि यदि सरकार सक्षम है, कोई कार्य कर रही है तो अच्छी बात है। सरकार वृद्धा पेंशन दे रही हो तो अच्छी बात है, सरकार विधवा पेंशन दे रही हो तो अच्छी बात है। यदि वह नहीं देती है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 36, 37 और 38। तो सरकार के पास पैसा रहेगा समाज कल्याण के लिए, 38 के तहत जो है कार्य करेगी। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 39। क्या आता है, अनुच्छेद 39 आता है। तो अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, अगला आता है हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। सामान्य कार्य के लिए, समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन। उनतालीस में क्या कहा गया है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। किसमें, महिला और पुरुष में। किसमें, यह मतलब कोई व्यक्ति है, वह सरकारी किसी पद पर है, चाहे वह पुरुष है चाहे वह महिला है, चाहे वह लड़का है चाहे लड़की है। यदि वह सामान्य कार्य करता है, कोई टीचर है किसी सरकारी स्कूल में, क्या है, कोई टीचर है, यदि वह प्राथमिक विद्यालय का टीचर है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जो है क्या होगा, समान वेतन मिलेगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, किसकी बात की है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। कोई स्टेट अपने आप में स्टेट है, मान के चलिए बिजली विभाग है या कोई भी है ऐसा, जो है वह क्या करता है, प्राइवेट संस्था है, चाहे वह पुरुष रखे चाहे महिला रखे, यदि वह सामान्य कार्य कर रहे हैं, दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, तो दोनों को क्या होगा, समान वेतन देना पड़ेगा। दोनों को क्या होगा, समान वेतन देना पड़ेगा। लेकिन हमेशा हमें जो है
37 को याद रखना पड़ेगा कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 37 को आप जो है हमेशा याद रखेंगे। क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी 37 क्या कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जितनी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे, तो नीति निर्देशक के तहत आपको अधिकार दिया गया है। यानी केंद्र सरकार के पास बजट है, वह हर संभव कोशिश करेगी, आदेश भी जारी करेगी, मतलब अधिकतर कोशिश करेगी जो इसमें दिया गया है उसको जो है जनता तक समाज कल्याण के लिए पहुंचना चाहिए। समाज कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यदि नहीं पहुंच पाता है, क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, तो आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न भी चाहे तो नहीं भी देगी। कोई संस्था है, वह चाहे महिला को रखती है चाहे पुरुष को रखती है, यदि वह दोनों समान काम कर रहे हैं तो उनको क्या होगा, समान वेतन देना पड़ेगा। और यदि कोई स्टेट नहीं भी देता है तो जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कहाँ न्यायालय नहीं जा सकता है। चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, वह न्यायालय नहीं जा सकता है। तो इसमें भेदभाव भी होता है, महिलाओं को उतना वेतन नहीं मिल पाता है जितना पुरुषों को मिलता है। ये भी सच ही बात है, दोनों में भेदभाव हो भी जाता है, बहुत जगह देखने को मिलता है। तो लेकिन 39 में क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, महिला और पुरुष में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह है, अगला है हमारा अनुच्छेद 40। इसके बाद क्या आता है 39 का 39 का में क्या दिया गया है कि निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता 39 का में दिया गया हमारा निःशुल्क विधि सहायता। यानी आप किसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं या हाई कोर्ट चले गए या सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहाँ जो है सरकार की तरफ से जो वकील देखने वाला रहता है, सरकार की तरफ से क्या रहता है, जो वकील जो है आपके विपक्ष में सरकार की तरफ से केस को देखने वाला होता है। जो केंद्र सरकार का वकील होता है उसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और जो राज्य सरकार का वकील होता है उसे क्या कहते हैं, जनरल एडवोकेट जनरल, उसे क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो उसमें क्या गया है कि आप किसी मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं, आपको कहाँ जाते हैं, किसी मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं, तो आपको निःशुल्क विधि सहायता भी मिल सकती है। आप वहाँ जाएंगे, अटॉर्नी जनरल को बोलेंगे आप हमें क्या कर दीजिए, एक वकील दे दीजिए, तो हो सकता है कि आपको जो है निःशुल्क एक वकील मिल जाए जो बिना पैसे की आपकी क्या करेगा, केस को देखेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में 36 से लेकर 51 तक जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें ये कहा गया है कि आपको मिल जाती है तो ठीक बात है, आपको वहाँ की सरकार दे देती है तो अच्छी बात है। यदि वह नहीं देती है, मान के चलिए आपने कहा हमें पेंशन मिलनी चाहिए, सरकार क्या देती है, वृद्धा पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, एक्सीडेंटल बीमा देती है। तो इस तरीके से जो है यदि सरकार दे रही है तो ठीक है, सरकार क्या कर रही है, दे रही है तो ठीक है। यदि सरकार नहीं देती है आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यानी सरकार उसके लिए बाध्य नहीं है। सरकार के पास बजट है, पैसा है तो वह देगी, और नहीं है तो नहीं देगी। तो वही कहा गया है कि आप जो है जाएंगे अटॉर्नी जनरल से कहेंगे कि हमें एक क्या कर दीजिए, वकील दे दीजिए। यदि दे देते हैं, वकील आपको दे दिया जाता है तो अच्छी बात है। यदि वकील नहीं दिया जाएगा तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप 37 को हमेशा याद रखेंगे, आप जो है क्या नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह हमारा 39 का में कहा गया है। इसके बाद आता है हमारा 40 में क्या कहा गया है, 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत। 40 में क्या दिया गया है, 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत के पूर्ण समर्थन में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जो है ग्राम पंचायत के जो है पूर्ण समर्थन में थे। लेकिन जो है भीमराव अंबेडकर इसके जो है एकदम खड़े विरोधी थे। ग्राम पंचायत के क्या थे? खड़े विरोधी थे। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि उनका महात्मा गांधी का कहना था जब तक ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाएगा तब तक ग्राम का विकास नहीं हो सकता है, गांव का विकास जो है नहीं हो सकता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर का कहना था कि इससे करप्शन बहुत होगा, सब गांव का पैसा जो है ग्राम प्रधान खा ले जाएंगे। तो ये कोई बात थोड़ी है कि जहां करप्शन है उस पद को ही हटा दिया जाए। करप्शन को सुधारा जा सकता है, उसको सुधारा जाए, न कि उसको हटाया जाए। तो बाद में ग्राम पंचायत लाया गया। तो यह किस में था? 40 में था। यानी 40 में डाल करके एक तो यह फिक्स कर दिया गया राज्य ग्राम पंचायत चाहे तो घोषित करे, अगर नहीं चाहती है तो नहीं घोषित करेगी। ग्राम प्रधान ग्राम राज्य जो है राज्य सरकार चाहेगी तो बनाएगी, नहीं चाहे तो नहीं बनाएगी। जहाँ ग्राम पंचायत नहीं बना है वहाँ के लोग यदि चाहे न्यायालय जाना तो जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। तो इसको बाद में जो है यहाँ से निकाला गया। बाद में क्या किया गया? ये यहाँ से निकाला गया। पहले अभी हम बता रहे हैं कहाँ से निकाला गया, इसको निकाल के कहाँ रखा गया। तो ग्राम पंचायत का विकास के लिए ग्राम प्रधान का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे टफ चुनाव होता है ग्राम प्रधान का चुनाव, क्योंकि गांव में एक से एक बनच्छड़ मिल जाएंगे, इतना पागल करके रखते हैं गांव के। तो ऐसे हम शुरुआत में जब अपने गांव गए थे तो वहाँ क्या था कि हम एक बार बाहर ऐसे घूम रहे थे तो हमारे गांव के एक लोग ऐसे थे जो ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद दिन भर ट्रैक्टर चलाते हैं। हमसे मिले और सीधा पूछे कि क्या मतलब, हम जा रहे थे और पूछे कि का हो छोड़ दी है पढ़ाओ। तो उनको ये नहीं पता है। हमने कहा हमने तो आज भी पढ़ा रहे हैं, हम आज भी पढ़ा रहे हैं। तो उसने हमसे बोला कि आप तो घूम रहे हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वह उसकी जो है टाइमिंग होगी, वह अपने टाइमिंग से पढ़ाएगा, वह अपने हर काम को टाइमिंग से करेगा। उसको क्या करना है, उसको कब पढ़ाना है, कब कैसे करना है, वह हमको कब करना है हमारे ऊपर डिपेंड है। बस उनको जो है हर बार यही लगा रहता है, जितनी बार मिलते थे का हो अब बंद कर दी है, का हो अब चालू की है। तो दिन भर उनको यही काम था, दिन भर ट्रैक्टर को चलाते थे, ट्रैक्टर से उतरते थे, कहीं इधर कहीं उधर प्लेटिनिया लेकर घूमते रहते थे। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको मतलब भी नहीं है शिक्षा से, पढ़ते भी नहीं हैं, तो का जाने जो है कब पढ़ाते हैं। यदि वे पढ़ रहे होते, मान लो हमारे चैनल से ही पढ़ रहे होते, तो उनको पता होता पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं कब नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने या पढ़ने से उनको मतलब नहीं था, बस जो है बार बार टोकना रहता था। तो गाँव में बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ग्राम प्रधान होते हैं, चुनाव जीतने के बाद बाकी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे महापुरुष मिलते हैं गांव में। तो ग्राम पंचायत का बेहतर विकास के लिए, क्योंकि जब चुनाव होगा तो ग्राम पंचायत में जो है, जब ग्राम पंचायत का यानी ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, उनको लोगों के बीच जो है वोट मांगना पड़ेगा। वोट मांगने के लिए वह कुछ ना कुछ कार्य को करेंगे, कुछ न कुछ क्या करेंगे, कार्य को करेंगे। तो यह तो किस में डाल दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व में डाल दिए गए। उसमें नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा में क्या दिया गया कि राज्य चाहे तो क्या करे, ग्राम पंचायत बनाए, और यदि वह नहीं चाहती है तो ग्राम पंचायत न बनाए। नीति निर्देशक तत्व में जितने अनुच्छेद में जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, यह है राज्य सरकार की इच्छा पर डिपेंड करेगा। उसकी इच्छा है तो वह करेगी, राज्य सरकार की इच्छा है तो करेगी, नहीं इच्छा है तो नहीं करेगी। उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसको जो है सबको लगा कि यदि यह नीति निर्देशक तत्व में रहेगा तो कई राज्य जो है ग्राम पंचायत को बनाएंगे ही नहीं, और ग्राम पंचायत जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है गांव का अच्छा विकास नहीं हो सकता है, किसी ग्राम का अच्छा विकास नहीं हो सकता है। तो इसको जो है 73वें संशोधन के तहत जो है निकाल करके
अनुच्छेद जो है 243 का क में डाल दिया गया है। इसको जो है 73वें संशोधन के तहत 73वां संशोधन के तहत जो है निकाल करके किस में डाल दिया गया है, 243 के क में। किसमें 243 के क्या किस में डाल दिया गया है, क में डाल दिया गया है, क्योंकि संसद चाहे इसको एक बार जो है क्या करें, निकाल दें, लेकिन इसमें जो है संसद निकाल भी नहीं सकती है, निर्देशक तत्व से संसद जो है इसको निकाल भी नहीं सकती है। तो संसद ने क्या किया, इसका जो है एक अलग प्रिंट थोड़ा मॉडिफाई करके इसका जो है एक अलग जो है अनुच्छेद में ले जाके चिपका दिया 243 के क में। 243 के क में डाल दिया गया है। उससे क्या हो गया कि अब हर राज्य को जो है ग्राम पंचायत बनाना अनिवार्य हो गया। हर राज्य को क्या बनाना अनिवार्य हो गया, ग्राम पंचायत बनाना अनिवार्य हो गया। अब दिल्ली में भी अभी तक ग्राम पंचायत नहीं है वहाँ, लेकिन नगर पालिका है, यानी जहाँ शहर है वहाँ नगर पालिका होती है, वहाँ क्या होती है, नगर पालिका होती है। तो इसको जो है 73वें संशोधन के तहत जो है 243 के क में डाल दिया गया, संशोधन करके क्या किए, ग्राम पंचायत को यानी यहाँ से हटा करके यहाँ भी है और वहाँ भी इसको ऐड कर दिया गया है। तो पहला जो है ग्राम पंचायत, यानी पहला कौन सा राज्य है जिसको जो है ग्राम पंचायत बनाया, तो 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जी की जन्मदिन के दिन 1959 में जो है नागालैंड ने 2 अक्टूबर 1959 में जो है नागालैंड ने क्या किया, पहले नागालैंड पहला राज्य बना जहाँ जो है क्या बना, ग्राम सभा बना, यानी ग्राम पंचायत बनी। तो यहाँ गांधी जी के जन्मदिन के दिन 1959 में क्या किया गया, ग्राम सभा बनाया गया। अब कितने लोग इसको ये हम सोच लीजिएगा कि जो है गांधी जी का जन्म के वर्ष हम लिखे हैं, यानी गांधी जी किस दिन जन्म लिए थे, 2 अक्टूबर को लिए थे। 2 अक्टूबर के दिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 1959 में नागालैंड ने पहले जो है राज्य ऐसा था, नागालैंड जो है ग्राम पंचायत बनाया। ये तो हो गया हमारा जो है अनुच्छेद 40। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 हमारा क्या कहता है, तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशा में सहायता। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशा में सहायता, यानी आप विकलांग हैं, आप क्या हैं, विकलांग हैं, सरकार क्या करेगी, आपकी कुछ सहायता कर देगी। कोई विधवा है, उसकी सरकार सहायता कर देती है। मान के चलिए कुछ लोगों को विकलांग पेंशन मिल जाती है, विधवा पेंशन मिल जाती है, वृद्धा पेंशन मिल जाती है। इस तरीके से सरकार जो है थोड़ा थोड़ा करके कुछ सहायता कर देती है। उत्तर प्रदेश में महिला पेंशन भी मिली है समाजवादी सरकार में, और फसल के लिए जो है 2-2 हज़ार रुपये भी मिले हैं, जो योगी आदित्यनाथ की योजना में है। किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत जो है 2-2 हज़ार रुपये भी मिले हैं। तो सरकार इस तरीके से क्या करती है, सहायता करती है। राज्य सरकार क्या करती है, सहायता करती है। मान के चलिए विकलांगों के लिए सरकार कुछ पैसा जो है सहायता के रूप में, सहायक राशि के रूप में दे देती है। विकलांग सबको एकजुट होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। उनका भी संख्या कम नहीं है, विकलांगों की भी संख्या जो है कम नहीं है, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। सरकार क्या करती है, उन पर ध्यान नहीं देती है। तो ये लोग अपनी आवाज़ को अच्छे से उठाते नहीं हैं।
एकजुट होकर क्या करते हैं, उठाते नहीं हैं। विकलांगों को भी अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए हम अकेले नहीं हैं, हमारा भी परिवार है। कोई भी विकलांग है उसके घर में 2-4 सदस्य हैं, तो उनको जो है एक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, घर में भी झेलना पड़ जाता है विकलांगों को, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं होती है। जिसके घर में कोई विकलांग है, मान के चलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया मजबूत नहीं है, तो उनको क्या होता है, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो है सरकार उनको क्या करती है, थोड़ा बहुत पैसे के होता है, थोड़ा बहुत राशि जो है दे देती है पेंशन के रूप में। इस तरह विधवा को भी कुछ राशि जो है पेंशन के रूप में दे देती है। तो लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि सरकार देगी ही, क्योंकि यह हमारा किस में है, नीति निर्देशक तत्व में है। यदि चुनाव के समय या किसी भी समय सारे विकलांग भाई एक होकर अपनी आवाज़ को अच्छे से उठाएं, तो सरकार शायद कुछ जो है अच्छा करे, कुछ अच्छा नियम बनाए। लेकिन ये लोग जो है आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनका अधिकार जो है छीना जाता है। और रूबी कह रही हैं महिलाओं को भी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। महिला को भी अपनी आवाज़ को अच्छे से उठाना चाहिए। महिला को कुछ अधिकार तो मिल भी गया है, लेकिन विकलांग कोटा से तो किसी को कोई अधिकार ज़्यादा नहीं मिला है। इनको जो अधिकार मिला है, जितनी जो हमारी महिला सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब पार्लियामेंट में जाती हैं, इनको जब बात उठाने का अच्छा मौका मिलता है। रूबी कह रही हैं लड़कियों को आज भी निकलना दुश्वार है, घर वाले कहीं जाने नहीं देते हैं। तो क्या होता है कि यही समस्या ही है, जब भी जिसको मौका मिला है वे किसी अच्छे मुद्दे पर बात करें। महिला की अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अच्छी सोसाइटी, अच्छा क्या होना चाहिए, महिला यूनिवर्सिटी की बात करें, बड़े मुद्दे पर बात करें, शिक्षा पर बात करें। इन सब पर बात करने से कतराती हैं महिला सब, बस वही बात करेंगी। हमें टहलने नहीं दिया जाता है, हमें घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें इस चीज़ की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो महिला सब, लड़की सब अपनी आज़ादी खुद खा जाती हैं, वे अपने आप को खुद कैद कर लेती हैं। क्योंकि क्या होगा, आप अच्छे से रहेंगी, चाहे कोई भी लड़की हो, यदि वह अच्छे से रहती है और अपने घर वालों का भरोसा नहीं तोड़ती है, विश्वास से रहती है, उनको पढ़ने भेजते हैं, जिस कार्य के लिए भेजते हैं वह जो है ईमानदारी से करती है, तो क्या होता है, हम उदाहरण के लिए बता दें, यदि आप अच्छे से रहेंगी तो आपके भरोसे घर का ताला खुला छोड़कर घर वाले जाएंगे, और यदि आप एक बार भी भरोसा तोड़ देंगी तो ताले के भरोसे आपको छोड़कर जाएंगे, यानी ताले में आपको ही बंद करके जाएंगे। बस आपके विश्वास के ऊपर है, आप जो है घर वालों का कितना विश्वास जो है बनाए रखती हैं। बाकी यही सब कारण है कि आप जो है अपना अधिकार खुद सीमित कर लेती हैं, तो बाद में कहेंगी हमें खुल के टहलने नहीं दिया जा रहा है, खुद के जो है बोलने नहीं दिया जाता है, ये सब जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये सब की जिम्मेदार आप लोग खुद ही हैं। बाकी हर लड़की ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं। तो अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 42। तो 41 आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, काफ़ी इधर उधर खिंच गया। तो सरकार क्या करती है, कुछ जो है कुछ दशा में कुछ सहायता कर देती है, यानी कुछ दशाओं में कुछ सहायता कर देती है। इसके बाद आता है 42। 42 में क्या दिया गया है, मनोचित दशा में प्रसूति। क्या है 42 में है, मनोचित दशा में प्रसूति। मनोचित दशा मतलब कि मान के चलिए कोई कार्य करने वाला है, क्या है, कोई व्यक्ति है, वह किसी स्टेट में यानी किसी जगह जो है कार्य करता है, मान के चलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको क्या हो गया, बुखार हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत ऐसी समस्या हो गया है, तो
उसके जो है वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, उसके क्या होते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत जुकाम से पीड़ित है, उसको बुखार है, फिर भी वह काम करने आया है, क्या है, छुट्टी पे नहीं है, छुट्टी तो ले नहीं सकता इतना जल्दी जल्दी, कार्य करने आया है, तो उसको क्या है, किसी थोड़ा बहुत जो है नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं उसको, थोड़ा बहुत जो है प्रसूति देनी चाहिए, यानी उससे जो है बहुत हार्ड काम नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या कर देना चाहिए, जो है हार्ड काम नहीं करवाना चाहिए, यानी उसके जो है मनोचित दशा का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोई महिला ही हो गई, मान के चलिए वह गर्भवती है, हम महिला के फेवर में भी बात कर रहे हैं, मान के चलिए कोई गर्भवती है, एक लोग कह रहे हैं आप जो है लड़कियों के विरोध में बात कर रहे हैं, तो हम किसी के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि जैसे कोई महिला ही हो गई, वह गर्भवती है, क्या है, गर्भवती है, वह जो है किसी जगह एम्प्लॉय का काम कर रही है, किसी जगह क्या कर रही है, एम्प्लॉय का काम कर रही है। तो वह गर्भवती हुई तो वह शुरू से तो छुट्टी पे जा नहीं सकती है, शुरू से क्या नहीं कर सकती है, छुट्टी पे नहीं जा सकती है, क्योंकि गर्भ के 3 महीने पहले से और जो है 3 महीने बाद तक उसको जो है छुट्टी दी जाती है। और उसमें कहा भी गया है कि यदि कोई गर्भवती महिला है, उसको जो है गर्भ के बच्चा पैदा होने के 3 महीने पहले से बच्चा पैदा होने के 3 महीने बाद तक क्या किया जाता है, छुट्टी दी जाती है, तो उसका जो है पेमेंट नहीं काटा जाता है, उसका क्या होता है, पेमेंट नहीं काटा जाता है। इसका जो है हर कंपनी फॉलो भी करती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई महिला है, वह काम करने आ रही है, तो उसके जो है वरिष्ठ यानी उसके ऊंचे पद पर जो व्यक्ति होगा, उसको इतना सोचना चाहिए कि उस महिला से जो है कोई कड़ा कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए, उस महिला से क्या किया जाए, कोई कड़ा कार्य नहीं करवाया जाए। उसी तरह पुरुषों में हो जाता है, किसी पुरुष का तबीयत खराब है, उसका सर दर्द है, उससे जो है उस दिन के लिए थोड़ा बहुत जो है रियायत बरती जानी चाहिए, उससे जो है कोई हार्ड कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए। तो ये होता है महिलाओं में। लेकिन जो बच्चा पैदा होने की बात है सिर्फ 2 बच्चों तक ही है, 2 बच्चों तक सीमित है, यानी ये छुट्टी आप लोगों को 2 बच्चों तक मिलेगी। 2 बच्चों तक छुट्टी जब लेंगी तो आपको जो है पेमेंट नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, आप जो है यदि कहीं नहीं मिलता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यदि कहीं यह व्यवस्था नहीं मिलती है तो उसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 43। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 43। 43 में क्या किया गया है, न्याय संगत वेतन। 43 में हमारा क्या है, 43 में है न्याय संगत वेतन। न्याय संगत वेतन। न्याय संगत वेतन में क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा कार्य करवाया गया, शाम को 30 रुपये दे दिया गया, क्या आप कार्य करेंगे, नहीं करेंगे, यानी उसको उतनी वेतन दी जानी चाहिए जिससे क्या हो, आप अपना भरण पोषण कर सके, क्या कर सके, जीवन यापन कर सके। मतलब इतना कम भी वेतन नहीं दे सकते। मान के चलिए कोई उच्च रैंक का अधिकारी है, कोई आईएएस हो गया और कोई चपरासी है, आईएएस को 12 घंटे ड्यूटी कराई गई और उसको जो है 150 रुपये दे दिए। कोई चपरासी है 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वह जो है दिन भर में 500 रुपये कमा रहा है, यानी दिन भर का उसका वेतन कितना बन रहा है, 500 रुपये बन रहा है। और कोई आईएएस अधिकारी हो गया, उसका 150 बन रहा है, तो काहे को वह यहाँ ड्यूटी करेगा, उससे अच्छा है वह जो है चपरासी का ही नौकरी कर लेगा। तो इसी तरह है, तो क्या है कि न्याय संगत वेतन देना पड़ेगा, किसी स्टेट को क्या करना पड़ेगा, न्याय संगत वेतन देना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको उतना वेतन देना पड़ेगा जिससे क्या हो, उसका भरण पोषण हो सके, उसको क्या हो, उसका भरण पोषण हो सके। तो हम 43 तक देख लिए, कल हम 44 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल हम इसको तेज़ी से रिपीट भी कर देंगे, क्योंकि हम पीछे भी जब तक भाग 3 पढ़ा रहे थे, जब तक 35 तक समाप्त नहीं हुआ, हम हर बार लगभग 12 से 15 से या 19 से हर एक क्लास को, जैसे जो क्लास आज बताते थे, कल जब बताने से पहले पिछली क्लास को जो है 5 मिनट में रिवाइज
कर देते थे, तो उसी तरीके से जो है हम हर बार कर देंगे। तो जितने लोगों को समझ में आया होगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो फिर भी अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से और मेहनत करिए, समझ में ज़रूर आएगा। और आप लोगों को जहाँ लगे कि थोड़ा बहुत डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम जो है कमेंट को रीड करके कल जब शुरू करेंगे 5 मिनट रिपीट करने के लिए, तो जो ऐसा समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जो है किए होंगे, यानी अनुच्छेद 43 तक कमेंट सेक्शन में कमेंट किए रहेंगे, तो हम उसको जो है तुरंत रिपीट कर देंगे, उसको जो है समझा देंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।